नमस्कार, बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एंटीलिया केस में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, नया खुलासा हो रहा है। गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एक और अबकार जो है वो बरामद की गई है। नवी मुंबई के कमोठे इलाके से सचिन वाजे की कार मिली है और ख़ास बात यह है कि इसके मालिक के तौर पर भी सचिन वाजे का नाम ही दर्ज है। एनआईए के अफसर मौके पर पहुंचे और कार को अपने कब्जे में लिया गया। और आपको बता दें कि सचिन वाजे जिन कारों का इस्तेमाल करते थे, अब तक कई ऐसी महंगी कारें बरामद की जा चुकी हैं। पहले स्कॉर्पियो गाड़ी से शुरू हुआ घमासान अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही साथ सचिन वाजे की गाड़ियां मिलने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। इसके अलावा अहम बात यह है कि अब तक जितनी भी गाड़ियां मिली, जितनी भी महंगी कारें, लग्जरी कारें जो मिली, उनमें से कोई भी गाड़ी सचिन वाजे के नाम पर नहीं पाई गई। जो गाड़ी कमोठे से मिली है, बस वो गाड़ी अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सभी गाड़ियां किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर हैं। वहीं मनसुख हिरेन मौत मामले में मुंबई की एक अदालत ने विनायक शिंदे और नरेश को भी 7 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जिस तरीके से एंटीलिया मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा, आज फिर एक और गाड़ी बरामद की गई है जो सचिन वाजे की है। जिस तरह से एनआईए लगातार जांच कर रही है, ऐसे में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से एनआईए ने गोताखोरों के द्वारा मुंबई के पीसी सीपीयू तमाम प्रिंटर बरामद की है, उसमें तमाम बड़े अहम खुलासे हुए, जिसमें बताया गया कि जो प्रिंटर उपयोग में लाया गया था वो प्रिंटर विनायक शिंदे के है। वो विनायक शिंदे जो मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है, ये वही प्रिंटर है जिसके माध्यम से वो पत्र लिखा गया था जो स्कॉर्पियो में मिला था। वही दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि डीवीआर के बारे में बताया तो डीवीआर वो सचिन वाजे के घर के पास सोसाइटी में बरामद किया गया। वो तमाम चीजें जो है एक के बाद एक परत दर परत होती जा रही है। ऐसे में नाम पर अब तक 6 से ज्यादा गाड़ियां बरामद की गई है। वहीं आज एनआईए ने एक बार फिर से एक गाड़ी बरामद की है जो सचिन वाजे की नाम की है। वहीं जिस तरह से मीठी नदी में नंबर प्लेट मिला था, नंबर प्लेट की जानकारी मिलने के बाद ये मालूम पड़ा है कि मुंबई के बाहर एक शख्स वो नंबर प्लेट था जिसका सचिन वाजे ने उपयोग किया था, मीठी नदी में फेंक किया था। जी सत्यप्रकाश, लेकिन आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें विनायक शिंदे और नरेश को एक बार फिर से अब हिरासत में जो है वो एनआईए की हिरासत में अब उनको भेज दिया गया है 7 अप्रैल तक। उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए इधर जिस तरह से नरेश और विनायक शिंदे को एटीएस ने गिरफ्तार किया था मनसुख हिरेन मामले में, उसके बाद जो एनआईए को सपोर्ट किया गया था। हालांकि 30 मार्च तक जो है एटीएस हिरासत में था, लेकिन अब एनआईए हिरासत के लिए एनआईए जो पहुंची थी, हालांकि 7 अप्रैल तक को एनआईए हिरासत मिल गई है। ऐसे में तमाम जो जानकारियां एक के बाद एक मिल रही है। माना जा रहा है कि दोनों की हिरासत में लेने के बाद एनआईए और तमाम अहम सुराग जुटाने की कोशिश करेगी। एक तरफ जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, सचिन वाजे ये दावा कर रहा है कि वो बेकसूर है, उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम सबूत जो हैं बाहर से, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या गाड़ियां हो, इस तरीके के तमाम सबूत जो है वो सामने आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं संलिप्तता तो है सचिन वाजे की। लेकिन क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? देखिए हितेन, कोई भी अपराधी जब पकड़ा जाता है एक बहुत बड़े साथी तौर पे माने जाते हैं। साथीराना तरीके से तमाम गेम प्लान उन्होंने तैयार किया था, हालांकि पूरा गेम फेल हो गया। लिहाजा जिस तरह से उनको पहले राजनीतिक फैसले के हिसाब से उनको बुलाया गया था, उनको बड़ी पोस्ट दी गई, सीआईओ की पोस्ट दी गई, उसके बाद जो तमाम उनकी पावर दी गई। पावर का इतना इस्तेमाल करते थे कि यहाँ तक कि सीआई लेवल के अधिकारियों को भी गिनती नहीं करते थे। ऐसे में लगातार उनकी कल बढ़ा दिया गया था। यही वजह की सीआईओ के दफ्तर से बैठ के सचिन वाजे ने तमाम जो है ये साजिशों को रची और ऐसे में तमाम जो सबूत है उसको नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे में जब सबूत के हिसाब से एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो कहीं कहीं सचिन वाजे के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में अगर सचिन वाजे कोर्ट में अगर ये कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर है,
तो जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने वाला मामला है। एनआईए भी इस पूरे मामले को बड़ी संगीनता से ले रही है। जी, और अगर बात की जाए सत्य प्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की अगर बात की जाए परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप लगाए थे गृह मंत्री पर, उस मामले में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कही गई थी। देखिए, परमवीर सिंह ने जो 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर, उसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री खुद कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। उन्होंने मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया था कि इसकी जांच रिटायर्ड जज द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर आज एक प्रशासन ने एक बड़ा पत्र घोषित किया है, जिसमें रिटायर्ड जज को ये पूरे मामले की जांच जो सौंप दी गई है और यह जांच पिछले 6 दिन के अंदर देनी है, इस तरह की बातें की गई है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें शामिल होंगे जो पूरे जांच को बड़ी सादगी से जांच करेंगे और इस पूरे मामले का खुलासा बीते 6 महीने के अंदर देना होगा। इस तरह की जो है जानकारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसकी कॉपी अब मीडिया के पास मौजूद है। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस की तरफ से भी मनसुख हिरेन मौत के मामले में जांच की जा रही थी और वहीं एनआईए की तरफ से भी जांच की जा रही थी, जब एटीएस से एनआईए को जो आरोपी थे वो अब कही गई है बात करने की, तो एनआईए के पास वो सभी आरोपी हैं, तो क्या अभी भी एटीएस की तरफ से इस पूरे मसले पर जांच की जा रही है? एक एजेंसी जांच कर रही है कि उसको सीधे तौर से जो है मना कर दिया जाता है। ऐसे में हालांकि कोशिश जरूर एटीएस कर रही थी कोर्ट से कि वो जांच करे, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया कि अब पूरे मामले की जांच जो है एनआईए करेगी। लिहाजा अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस का पूरी तरह से सपोर्ट है इस पूरे मामले में जांच को लेकर। जी, और वहीं एनआईए की तरफ से एनआईए के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है फिलहाल, ताजा अपडेट कोई? देखिए, एनआईए परत दर पर जिस तरह से तमाम बड़े खुलासे कर रही है, ऐसे में एनआईए 2 एंगल से जांच कर रहे हैं। एक मनसुख हिरेन मामले की जांच, तो ये स्कॉर्पियो मिले विस्फोटक जो पदार्थ मिले उसको लेकर जांच कर रही है। तो तमाम जो बड़े एक के बाद एक खुलासे वो कहीं न कहीं अभी एनआईए कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। फिलहाल एनआईए के पास वो तमाम बड़े पुख्ता सबूत है, जिसको लेकर एनआईए एक के बाद एक बड़े खुलासे और जानकारियां जो शेयर कर रही है। जी, इसके अलावा इस बारे में कोई जानकारी कि और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर जो भी आरोपी अभी तक लगे एनआईए को वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं? देखिए हितेन, एनआईए बार बार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ सचिन वजह न कि बाकी 2 अन्य जो है, बल्कि इसमें दर्जनों लोग हैं जिसकी खुलासा होने अभी बाकी है। यही वजह है कि एनआईए कड़ी दर कड़ी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है एनआईए एक के बाद एक कार बरामद कर रही है, डीवीआर बरामद कर रही है। सचिन वजह से लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि सचिन वजह ने खुद कहा था कि अपनी सोसाइटी का डीवीआर वो लाकर मीठी नदी में फेंक दी है। उन्होंने इस बात को कबूला भी है। तो तमाम अहम बड़े खुलासे अभी भी होने बाकी है, लेकिन एनआईए जो है परत दर परी कड़ी दर कड़ी लोगों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। जी, और वहीं अगर बात की जाए विनायक और नरेश की, तो इनकी क्या कुछ भूमिका अभी तक बताई जा रही है इस पूरे मसले में? देखिए, इन दोनों की भूमिका की अगर बात करें तो सचिन वजह के ही सूत्रधार हैं। सचिन वजह ने ही पूरे मामले को जो है संज्ञान देने के लिए इन दोनों को बुलाया था। हालांकि ये सस्पेंडेड ऑफिसर है, उसके बावजूद भी इस तरह से जो प्रतिक्रिया किया है, तो जाहिर तौर पर इसका जवाब जो है एनआईए लगातार ले रही है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सचिन वजह के पूरे गेम में अकेले वो सचिन वजह और 2 ऑफिसर नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों लोग हैं जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कार्य मिल रही है, तमाम सबूत मिल रहा है, उसको लेकर तमाम बड़े अहम खुलासे होंगे। लेकिन ये भी एक बात कही जा रही है, जिस तरह से डीवीआर बरामद किया गया है उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया गया, उससे अब खुलासा हो पाएगा कि उस डीवीआर में क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सचिन वजह ने उसको मीठी नदी में फेंक दिया। जी, सत्य प्रकाश, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार इस मसले पर सियासत भी हो रही है और दूसरी तरफ इसकी जांच चल रही है, तो सियासत की अगर बात की जाए फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है? देखिए, राजनेताओं में आरोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि किसी भी हाल में गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उसको लेकर विपक्ष लगातार पूरे मुंबई में अलग अलग इलाकों में दर बदर जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता की बात करें, राम कदम की बात करें, फिर यहाँ के कांदिवली विधानसभा अतुल भातखळकर की बात करें, तो तमाम नेता लगातार अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं और साफ तौर पर निशाना बार बार गृह मंत्री के ऊपर है। हालांकि सरकार गिराने को लेकर अभी
कोई बात विपक्ष नहीं कर रही है। लिहाजा सरकार बिल्कुल चाहती है कि गृह मंत्री गिरेंगे, उसके बाद जो मामला कहीं न कहीं पेचीदा होगा, यानी कि तिगड़ी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी सरकार, उसमें फूट हो जाएगी। फूट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फायदा बीजेपी उठाने की पूरी फिराक में है। तो बीजेपी किसी भी हाल में चाहती कि इस हालात में सबसे पहले गृह मंत्री को घेरा जाए, उसके बाद जो है सरकार के ऊपर धावा बोल जाएगा। तो इस वक्त जो है निशाना कहीं ना कहीं गृह मंत्री है विपक्ष के इशारे पर। लेकिन सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि शिवसेना की कहीं ना कहीं निशाने पर गृह मंत्री जो है वो बने हुए हैं लगातार। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो शाह और पवार की भी मुलाकात हुई, उस पर भी अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया कि क्या कुछ बातचीत हुई। देखिए, इस तरह के आधिकारिक कोई बयान नहीं है, लेकिन ये अटकलें हैं क्योंकि राजनीति में सिर्फ अटकलों पे ही जो बातें चलती है, ऐसे में इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी तरह की मुलाकात को लेकर जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है। अगर मुलाकात हुई भी होगी तो वो औपचारिक होगी, राजनीतिक तौर पर कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो इस तरह से कोई भी बातें कहना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एंटीलिया केस में लगातार अगर बात की जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा होता है और आज एक बार फिर से सचिन वाजे की एक और कार जो है वो बरामद की गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो सचिन वाजे के नाम पर ही है। बाकी जो अब तक महंगी कारें भी पकड़ी गई, बरामद की गई, उनका रजिस्ट्रेशन सचिन वाजे के नाम पर नहीं था। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सरकारी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में बीजेपी विधायक पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब में तो जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए ही। इस मामले में पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिल चुका है। और लेकिन वहीं हरियाणा में भी बीजेपी ने सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन आज किया और जिला स्तर पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए गए और बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि बीजेपी एमएलए अरुण नारंग के साथ मारपीट एक साजिश है। कांग्रेस किसानों को बदनाम कर रही है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी विधायक की पिटाई की है और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जो हमारे विधायक जी के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, आज उसको लेकर हमने ये रोष प्रदर्शन किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। मैं ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। आपको लगता है कि ये घटना किस वजह से किसान इसमें इन्वॉल्व है या पंजाब की कांग्रेस की सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, इसमें कांग्रेस की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। ये किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं और अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस इस तरह बदा मजाक कर रही है। ये हमारे किसान भाई बोले वाले हैं, इनका नाम लेकर कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये उन्होंने ये काम किया। ये पूरी तरह से पंजाब सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है। हमारे सिटिंग विधायक हैं अरुण नारंग जी, और मलोट के जो कार्यक्रम में वो गए थे, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि किसी भी एमएलए के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करे। ये पंजाब सरकार को उनको सिक्योरिटी पूरी और देनी चाहिए थी। ये जो कार्य किया गया है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं और पंजाब सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत दोषियों को कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे दें।
अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आज पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर जो पंजाब में एक बीजेपी विधायक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है ये 30 तारीख को ये बीजेपी की ओर से कहा एक विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी विधायक के जो के साथ जिस तरह की पंजाब में घटना घटित हुई उसमें उसको लेकर जो है रोष मार्च और विरोध प्रदर्शन का जो आज तैयारी की गई थी और उसको अंजाम भी दिया गया। उस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस जो पार्टी है उसका जो है इसमें निंदा भी की गई। उसका साफ तौर पे ये कहा गया बीजेपी नेताओं की तरफ से जो जिला लेवल पे आज ये विरोध प्रदर्शन था उससे साफ तौर पे ये कहा गया कि कांग्रेस का जो है ये एक रणनीति के तहत जो है ये घटना को अंजाम दिया गया और ये फेलियर है कांग्रेस पार्टी का। इसमें किसानों के जो कंधे पर बंदूक रख के जो है चलाई गई और इस तरह की जो घटना बीजेपी विधायक के लिए जो अंजाम दिया गया वो एक बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी उन्होंने निंदा की। और वहीं जो है पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है उनका जो है पुतला भी फूका। इसी के जो आज मेयर है पंचकुला के कुलभूषण गोयल और जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनकी अगुवाई में पंचकुला में भी इसी तरह का जो है 17-18 का जो चौक है उस पर सुबह 11 बजे जो कार्यक्रम रखा गया और विरोध मार्च जो निकालते हुए जो इस पर जो है पुतला जो कांग्रेस पार्टी का और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनका पुतला फूका गया। साफ तौर पर ये कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया गया बीजेपी की ओर से कि जो बीजेपी विधायक पंजाब में जो जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उसमें साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं ये पूरे तौर पे कांग्रेस की जिम्मेदार। जी अभिषेक, क्योंकि ये पूरा मसला पंजाब का है और पंजाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, राज्यपाल से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन हरियाणा में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का मकसद बीजेपी का? देखिए बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि कहीं भी किसी भी अगर विधायक के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसका जो बीजेपी पार्टी है वो निंदा करती है। हालांकि जो पंजाब सरकार की ओर से लगभग 70 के करीब जो है उन व्यक्ति उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जो है इस घटना की निंदा भी पंजाब की सरकार की ओर से की गई है कि इस तरह की जो घटना को नहीं अंजाम देना चाहिए, किसी भी विधायक या आम व्यक्ति के साथ इस तरह का जो व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी जो हरियाणा बीजेपी है उसकी ओर से जो ओम प्रकाश धनखड़ उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिला लेवल पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो किया जाएगा आगे, ताकि इस तरह का मैसेज जाए कि किसी भी विधायक के साथ इस तरह की या एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी इस तरह का जो है व्यवहार ना किया जाए। और कांग्रेस पर ये एक बड़ा आरोप बीजेपी हरियाणा की ओर से लगाया गया और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है उनका जो है आज पुतला भी फूका गया। और वहीं अभय सिंह चौटाला ने जो बयान दिया था कि बीजेपी और जेजेपी के जो विधायक है वो सोच समझ के बाहर निकले, उनके साथ भी इस तरह की घटना जो है घटित हो सकती है और किसान इसका जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह का उनके जो बयान है उसकी भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वहीं जो बीजेपी के नेता है उनकी तरफ से निंदा की। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो है सोच समझ के भी या अनजाने में भी इस तरह की जो है बयान नहीं देना चाहिए। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो आज का जो कार्यक्रम था बीजेपी की ओर से वो पंजाब कांग्रेस पर एक हमला बोल कार्यक्रम के तौर पे देखा जा सकता है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पटियाला में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का विरोध शुरू हो गया है।
पंजाब सरकार के फैसले से पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। 9 छात्र संगठनों ने यह कहा कि पंजाब सरकार के इस फैसले से छात्रों के जीवन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं पर भी बड़ा असर पड़ेगा। कई छात्र फेल भी हो सकते हैं और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने यह कहा है कि पंजाब सरकार ने इस कोरोना महामारी के चलते सिर्फ शिक्षा के केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी छात्र संगठन इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मांग की गई कि शिक्षण संस्थाओं को खोला जाए। हाँ जी सर, मैं वो कहता रही हाँ भी ये तो बहुत घटिया गल है, वाहियात गल है कि पढ़ाई ਨੂੰ ਇੰਨਾ गैर ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇਗੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, AISF, SFI, ਆਇਰਸਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕਾਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 90% ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10% ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 90% ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ 80% ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਫਲਾइन क्लासां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ पढ़ाई। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? छात्र छात्राओं ने लगातार ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस को खोला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का एक बहाना बना करके, या यूं कहें कि कोरोना के मद्देनज़र एहतियातन ये जो शैक्षणिक संस्थान हैं इनको बंद करने का फैसला सरकार ने लिया, लेकिन बाकी सब कुछ खुला है। तो ऐसे में इन छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसका कोई आश्वासन इन्हें मिला? देखिए, कहीं ना कहीं विद्यार्थी संगठन के द्वारा जो उनकी मांग थी, ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनका बाइकाट किया गया है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ रहा है, और दूसरा विद्यार्थियों का जो तालमेल आपस में होता है उस पर भी असर पड़ता है। उनका कहना है कि शॉपिंग मॉल खुले हैं, सड़कों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा जो नए फरमान जारी हुए हैं विद्यार्थी
का कहना है कि जो जितने भी विद्यालय हैं या पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करें या कॉलेज की बात करें तो उन्हें बंद करने का जो ऐलान किया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी क्या है, विद्यालय में थी, सड़कों पे कोरोना महामारी नहीं है, शॉपिंग मॉल में कोरोना महामारी नहीं है, रेस्टोरेंट में कोरोना महामारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो मांग थी उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। और दूसरी बात करें ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास कितने के बच्चे अटेंड कर सकते हैं? हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर एक परिवार के पास जो है इतने पैसे नहीं है जो उनको स्मार्टफोन ले देंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो मांग पत्र है, विद्यार्थियों ने अपना डिप्टी कमिश्नर के राही आज जो आपके मुख्यमंत्री को भेजा और कहा है कि साफ तौर पे ऑनलाइन क्लासों का हम जो है विद्यार्थी संगठन जो है वो बिल्कुल बाइकाट करते हैं, हम ऑनलाइन क्लासें नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल। संदीप कौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छात्र नेता हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी संदीप जी, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन आपने किया और जो मांग की जा रही है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाए, शिक्षा के केंद्रों को खोला जाए, उस पर क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है कि कब तक खोला जाएगा या फिर कोरोना के चलते इसी तरीके से बंद रखा जाएगा? देखिए, आज हमारा जो पंजाब की 9 विद्यार्थी संगठन है, छात्र संगठन, उनकी तरफ से पूरे पंजाब में ये प्रोग्राम किया गया था। जो मतलब डीसी दफ्तर है या मतलब जिला पद्धरी है या फिर एफडीएम ऑफिस है, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उन्हें हमने एक डिमांड चार्टर दिया है, क्योंकि हम छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मैं खुद भी। और आज जो कोरोना की आड़ में लगातार मतलब जो हमारी शिक्षा संस्थान है वो बंद किए जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आज यहाँ सब कुछ खुला हुआ है, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, चाहे वो मतलब शराब के ठेके हो, चाहे मतलब हम भी बाजार में जाते हैं, यहाँ पटियाला में भी हम संडे मार्केट में जाते हैं, तो सभी मतलब लोग आम दिनों की तरह ही घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो सरकारें सिर्फ विद्युत संस्थाएं क्यों बंद कर रही है, हमारा ये सरकार को भी सवाल है और मतलब पूरे जो मतलब जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी यही सवाल है कि वो क्यों बंद होने दे रही है। लेकिन संदीप जी, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई और वजह मानती हैं आप कि सरकार क्यों इन जो शिक्षा के केंद्र इनको बंद कर रही है? हाँ जी, देखो जैसे कि लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2020 में, तो तभी मतलब जब लोग घरों में बंद थे तो सरकारों ने ऐसे बहुत सारे कानून लेकर आई है जो लोगों के खिलाफ है, जैसे कि कृषि कानून आए हैं, जो मजदूरों के किरत कानून होते हैं, लेबर कोड, उनमें मतलब चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स की गई हैं। वैसे ही विद्यार्थी जो छात्र हैं उनकी न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, तो वो अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो वो बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो मतलब नीचे वाले वर्ग से आते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं या कोई छोटे मोटे काम करते हैं, आज वो छात्र पढ़ पा रहे हैं। तो असल में जो इस बार सिर्फ विद्युत संस्थाएं बंद की जा रही हैं, तो हम समझते हैं कि टीपीके सरकार की यही नीति है कि वो विद्युत संस्थाएं बंद कर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू करना चाहती है, जैसे उन्होंने कृषि कानून लागू किए हैं। तो हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि छात्रों के लिए जो शिक्षा है वो बहुत ही जरूरी है। 1 साल सभी का खराब हुआ है, वो बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अविनाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए जो छात्रों की समस्याएं हैं उनकी तरफ क्या कोई ध्यान दे रहा है, कोई अधिकारी सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई हो सामने अभी तक? देखिए, कहीं ना कहीं हतिंदर, साफ तौर पे कोरोना महामारी के केस रोजाना ही पॉजिटिव के बढ़ते जा रहे हैं। बात करें मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला की, तो 200 से ऊपर, 250 से ऊपर आंकड़ा रोजाना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ये लोगों की सुरक्षा को लेकर जो फैसले किए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजों के भी काफी पॉजिटिव केस आए, चाहे विद्यार्थियों या हम बात करें टीचरों की, तो वो भी पॉजिटिव केस आए। तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर जो सरकार द्वारा फरमान जारी किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर भी। और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की जो मांग है वो भी बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासे कैसे विद्यार्थी अटेंड करेंगे, किस प्रकार से अटेंड करेंगे, क्योंकि कईयों के पास तो फोन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। उनका 1 साल पहले भी खराब हो चुका है, 1 साल लॉकडाउन लगता रहा, कर्फ्यू लगता रहा, कहीं ना कहीं जो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो पहले भी काफी असर पड़ा है और विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब हुई है। अब दबाव बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार स्कूल कॉलेजेस को खोलने की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से भी अब की जा रही है। बड़ी खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।